हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरल लोलक, तरंग गति और ध्वनि, यानी कि सिंपल पेंडुलम, वेव मोशन एंड साउंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पॉलिटेक्निक, आईआरटी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये चैप्टर बहुत ही मायने रखता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पहले सरल लोलक क्या है, तरंग गति कैसे क्या होता है, ध्वनि किस तरह से ध्वनि के क्वेश्चन बनते हैं, पहले इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। फिर इससे संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हल करेंगे, कितने प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकते हैं, न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों पर बेसिस क्वेश्चन मिलेगा। मतलब आपको वीडियो को इन तक देखेंगे यानी लास्ट तक देखेंगे तो पूरी चीज़ें आपको मिलेगी। आपको मिल थ्योरी और न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसी वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन के बाद हम बात करें सरल आवर्ती गति, पीरियाडिक मोशन क्या होता है। जब कोई पिंड एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसकी गति को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। जब कोई पिंड निश्चित समय में एक ही पथ पर अपनी बार बार गति को क्या करता है, दोहराता है, तो उसकी गति को हम लोग आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक। ये तो हो गया हमारा आवर्ती गति। अब सरल लोलक के ऊपर बात करें हम लोग, सरल लोलक क्या चीज़ होता है। जैसे एक खूंटी गाड़े, एक दृढ़ पिंड से खूंटी गाड़े, खूंटी से धागा लटकाए स्वतंत्र रूप से, धागा में एक कोई टुकड़ा लगा दीजिए, मतलब कोई द्रव्यमान का किसी द्रव्यमान का एक पत्थर रख दिए। अब इस प्रकार सा जो ये बना डिजाइन, इस डिजाइन को कहते हैं हम लोग सरल लोलक। इस प्रकार की पूरी समायोजन को हम लोग कहते हैं सरल लोलक। मतलब खूंटी गाड़े, धागा लटकाए, धागा में नीचे क्या पत्थर लगाए या कुछ भी और भी किसी द्रव्यमान को लगा टांग सकते हैं, तो इस प्रकार के पूरी समायोजन को हम लोग कहते हैं सरल लोलक, ठीक। इसमें और भी कुछ जानकारी होती है, लेकिन आपको यहाँ पर केवल इतनी जानकारी बता रहे हैं। अच्छा, आपको देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं बताई जाएगी, इधर उधर की बातें। उसी सरल लोलक के बारे में बहुत चीज़ें आपको जो बतानी पड़ेगी, लेकिन आपको देखिए बताएं कि सरल लोलक से आवर्तकाल से प्रश्न आपको एग्जाम में बनते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर T 2π√L/G होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब और एक बार जानकारी बताएं कि सरल लोलक के सूत्र में कहीं यम यानी कि द्रव्यमान नाम की कोई चीज़ नहीं जिक्र हुई है, इसलिए सरल लोलक के आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक दूसरी चीज़ और, सरल लोलक की लंबाई स्मॉल एल और आवर्तकाल T के स्क्वायर यानी आवर्तकाल के वर्ग के बीच बना ग्राफ जो है एक सीधी रेखा होता है, जो हमारे यहाँ पर दिखाई गया है, ठीक। यानी कि लंबाई और आवर्तकाल के वर्ग के बीच बना ग्राफ एक सरल रेखा होता है, ठीक। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी बात, प्रश्न बन जाता है हमारा सेकेंड लोलक। वह सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है वह सेकेंड लोलक कहलाता है। इसका नाम है सेकेंड लोलक, यानी उसका आवर्तकाल कितना होगा, 2 सेकेंड। सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकेंड। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं कई प्रतियोगी परीक्षा में, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। कोई पूछे आपसे सेकेंड लोलक का आवर्तकाल तो कितना होता है, 2 सेकेंड। दूसरी बात, सेकेंड लोलक की लंबाई लगभग कितनी होती है, 1 मीटर। सेकेंड लोलक की जो लंबाई है लगभग 1 मीटर मानी जाती है। इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल आवर्त गति से क्या है, सरल आवर्त गति से क्या आपको जानकारी चाहिए। सरल आवर्त गति क्या होती है, कंपन अथवा दोलनिक गति का सबसे सरल रूप है। इनमें 3 लक्षण होते हैं। जैसे आपको सरल आवर्ती गति के बारे में बता दें कि जब भी कोई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को बार बार दोहराता है तो उसकी गति को हम लोग सरल आवर्ती गति कहते हैं। जैसे सभी अणुओं परमाणुओं के अंदर की जो गति वह सरल आवर्ती गति होती है। इसका मतलब समझ लीजिए, आपको थोड़ा सा और अगर इसको इजीली बताएं, जैसे उदाहरण देख लीजिए कि अगर मैं आज सुबह 8 बजे ब्रश किया, कल भी सुबह 8 बजे ब्रश किया था, आने वाले कल में भी 8 बजे ब्रश करूँगा, परसों भी 8 बजे, रोज़ सुबह में 8 बजे हमने ब्रश किया। इसका मतलब मैं एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को बार बार ब्रश करने की गति को बार बार दोहरा रहा हूँ। 8 बजे रोज़ अपने ब्रश करने की गति को दोहरा रहा हूँ, इसलिए मेरी जो ब्रश करने की यह गति यह सरल आवर्ती गति कहलाएगी, ठीक। सरल आवर्ती गति जो है किसी भी रूप में हो सकती है, समझ गए। सरल आवर्ती गति क्या है, निश्चित समय और गति को बार बार दोहराए, सरल आवर्ती गति कहते हैं, ठीक। तो अब यह हो गया सरल आवर्ती गति। इसमें 3 लक्षण देखिए क्या है। यह गति एक स्थिर बिंदु यानी साम्य अवस्था की इधर उधर सीधी रेखा में गति होती है। गतिमान वस्तु का त्वरण सदैव उस बिंदु से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होती है। त्वरण की दिशा सदैव साम्य स्थिति की ओर होती है, जो कि यह लोलक का कुछ हमारा सरल आवर्ती गति टाइप का बनाया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक। अब तरंग गति के बारे में हम लोग बात करेंगे, वेव मोशन। देखिए क्या होता है, जब कोई वस्तु, ठीक,
जब कोई वस्तु किसी माध्यम में कंपन करती है, जब कोई वस्तु किसी माध्यम में कंपन करती है तो वह माध्यम के उन कणों को गतिमान कर देती है जो उसके समीप होते हैं। ठीक, इसी प्रकार माध्यम में एक क्या होता है, वो विक्षोभ उत्पन्न होता है जिसे हम डिस्टरबेंस कहते हैं। विक्षोभ उत्पन्न होता है, इसी विक्षोभ के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है इसे हम लोग तरंग गति कहते हैं। ठीक, जैसे यह आपको बता दें कि जनरली आप याद कर सकते हैं कि किसी माध्यम में विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। थोड़ा सा और हम इसके पीछे के थीम को समझेंगे। जैसे कहने का मतलब यह है कि एक तालाब है, तालाब, ठीक, इस तालाब में एक आपने पत्थर फेंका, तो जब तालाब का पानी शांत होता है, जब आपने उसमें पत्थर फेंका तो कुछ इस प्रकार से डिजाइन बनते 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 कहाँ तक जाती है, किनारे तक जाती है, इस तरह से। इसका मतलब यह आगे बढ़ने की, विक्षोभ के आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं तरंग गति। अच्छा, ऐसा अब बताएं आपको, ऐसा आपने क्या कर दिया कि इस प्रकार की डिजाइन बनते बनते वो किनारे तक गई। चलिए मैं इसको बताता हूँ। जब तालाब का जल शांत था, उसमें आपने पत्थर फेंका, तो जब पत्थर फेंका, जहाँ पर पत्थर गिरा वहाँ जल के अणुओं को दे दी क्या, ऊर्जा। अब चूँकि आपको बताया कि सभी अणुओं की गति के बीच जो अंदर होती गति होती है, परमाणुओं की गति होती है, जो सभी तत्वों के अंदर अणु परमाणुओं की जो गति होती है वो सरल आवर्ती गति होती है। सरल आवर्ती गति करने के चक्कर में प्रत्येक अणु परमाणु जो होते हैं अपनी ऊर्जा और संवेग का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, तो क्या होता है क्या कि यहाँ पर जब अणु को ऊर्जा दी तो यह अणु अपने बगल वाले अणु को ऊर्जा देगा। सरल आवर्ती गति करने के चक्कर में अपने बगल वाले को दे देगा, बगल वाले अपने बगल को देगा, बगल वाला अपने, इस तरह करते 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 किनारे तक जाएगा। तो इस प्रकार से तरंग गति आगे बढ़ गई। जैसे मैं अगर कह दूँ कि इसमें क्या होता है कि माध्यम के कण अपने स्थान से हटे बिना ही आगे तरंग गति को बढ़ाते चले जाते हैं, यानी विक्षोभ को आगे बढ़ जाता है। मतलब माध्यम के कण स्थिर रहते हैं, इसके बाद भी तरंग गति आगे बढ़ती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, तरंग गति कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हम छत पर क्लास ले रहे हैं, ठीक, हमारे क्लास में सारे बच्चे खचाखच भरे हैं, 100 बच्चे हैं, 100। पीछे से एक क्लास नीचे से एक चीट आई, पीछे से एक लड़का, उस चीट में लिखा था क्लास में बम है, क्लास में बम है, बम की अफवाह एक थी, क्लास में बम है। तो पीछे खिड़की से, दरवाजे से एक चीट आई और एक लड़के के पास गिरी। लड़के ने देखा कि क्लास में बम है, चीट, तो वह लड़का अपने स्थान पर आ, अब उस चीट को अपने बगल वाले को दे दिया, बगल वाला अपने बगल वाले को दे दिया, बगल वाला अपने बगल, इस तरह करते करते जो बम की अफवाह है पूरे क्लास में फैल गई। लेकिन माध्यम का कण वहीं का वही रहा। इसका मतलब ये हुआ माध्यम का कण अपने स्थान से हटा नहीं और जो है बम की अफवाह जो है पूरे क्लास में फैल गई। लेकिन हम कह सकते हैं कि माध्यम, जैसे कहने का मतलब किसी छात्र के अपने स्थान से हटे बिना, किसी छात्र के अपने स्थान से हटे बिना बम की अफवाह पूरे क्लास में फैल जाने की घटना को तरंग गति कहते हैं। मतलब यह कि तरंग गति में माध्यम के कण अपने स्थान से हटते नहीं। ठीक, बात समझ में आ गई होगी आपको कि किसी माध्यम में के कण जो है अपने स्थान से हटे बिना विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। ठीक, ये हमारा तरंग गति। अब हम लोग बात करें तरंग गति के प्रकार, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तरंग गति के प्रकार। तो आपको बता दें, कणों के कंपन की दिशा के अनुसार तरंगे दो प्रकार की होती है। एक अनुप्रस्थ तरंग होती है जिसे हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। अब बता दें आपको कि वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण जो है चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, यानी कि अनुलंब याद करना है, अनुलंब। ठीक, अनुलंब याद करेंगे, एक लंब होगा दूसरा जाहिर सी बात है समांतर होगा, तो एक याद करना अनुलंब। तो अनुप्रस्थ तरंगे में लंबवत होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और बताएं अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं क्या कहते हैं, उठे हुए भाग को श्रृंग और दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। अब बता दें आपको, जल में पत्थर फेंकने पर जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। सितार के तार में उत्पन्न कंपनों में अनुप्रस्थ तरंग पैदा होती है। अनुप्रस्थ तरंगे ठोसों और द्रव के तल पर उत्पन्न होती हैं, उनके भीतर नहीं, अतः यह तरंगे गैस में उत्पन्न नहीं हो सकती हैं। ठीक, तो याद रखना है अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है, ठोस में और द्रव की सतह में, गैस में नहीं। ठीक, चलिए अब अनुदैर्ध्य की बात कर लें हम लोग। इसमें तो सेम उल्टा हो जाएगा, अनुप्रस्थ में लंबवत होता था तो अनुदैर्ध्य में समांतर हो जाएगा। वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर कंपन करते हैं, ठीक, क्या कहलाते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग के कहलाते हैं। यह संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ते हैं। हवा में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं, इस बात को देखिएगा, हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, अनुदैर्ध्य। स्वरित द्विभुज से उत्पन्न ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं।
ध्वनि तरंगों में कुछ बिंदुओं पर संपीड़न तथा कुछ पर विलयन उत्पन्न हो जाता है। ये संपीड़न और विलयन हवा में तरंग की दिशा को में आगे बढ़ते हैं। संपीड़न वाले बिंदुओं पर हवा का घनत्व और दाब समय की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि विलयन वाले बिंदु पर घनत्व और दाब कम होता है। ठीक, चलिए अब सबसे इस चैप्टर का सबसे मेन थीम है, इसे हम समझेंगे तरंग चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में क्या संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ का सूत्र क्या होता है? तरंग चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। तरंग चाल को अगर हम v से डिनोट करें, आवृत्ति को स्मॉल n से और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से, तो v बराबर n लैम्डा आपका सूत्र है। अच्छा, एक बात और बताना है कि n जो है आवर्तकाल के यानी आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी n बराबर 1/t, यानी आवृत्ति बराबर 1/t आवर्तकाल। इसको सूत्र को नोट करना आपको, क्योंकि यह आगे अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो आगे बता दें कि आपका लाइव चैट इनेबल है, आप लाइव चैट करते रहिए, आपको सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा इस पर। ठीक, तो अगला जो है टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं कई प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो अभी आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए, इससे हमें बहुत मोटिव मिलता है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखिए टॉपिक क्या हमारा, तरंग की ऊर्जा अथवा तीव्रता। किसी स्थान पर तरंग की ऊर्जा को अथवा तीव्रता आई कंपन के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी आई समानुपाती ए स्क्वायर, यानी ए जो यहाँ क्या है आयाम है। ठीक, ये क्या है हमारा आयाम है। आई क्या है, तीव्रता बोले या ऊर्जा बोले। ठीक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। अब हम कुछ लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉल करेंगे जो पीछे हम लोग पढ़े हैं ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन है वायु में ध्वनि तरंगे, बी में है अंतरिक्ष में रेडियो तरंगे, और सी है प्रकाश किरणें, डी दिया है लाल और रक्त किरणें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायु में ध्वनि तरंगे। ठीक, तो अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरंग की आवृत्ति 120 हर्ट्ज है, यदि तरंग की चाल 480 मीटर प्रति सेकेंड हो तो तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी। ऑप्शन ए दिया 2 मीटर, बी दिया 4 मीटर, सी दिया है 3 मीटर और डी दिया है 8 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मीटर। देखिए भी बराबर अभी भी हमने सूत्र लिखाया था n लैम्डा, तो यहाँ से आपको क्या बना, तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा का मान बताना है। तो लैम्डा बराबर यहाँ v/n हो जाएगा। v की जगह 480 है और यानी की जगह 120 से 1 0 से 0 कटा, 12 चौकों 48, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अनुप्रस्थ तरंगें बन सकती हैं, ऑप्शन है वायु में, बी जल में केवल जल के तल पर, और डी दिया है केवल ठोसों में तथा जल की तल पर, जो कि यही बात आपको बताई गई थी। अनुप्रस्थ तरंगें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल ठोसों में और जल की तल पर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी और यूपीपी, लेखपाल वगैरह, एसएससी में भी कई बार क्वेश्चन आया है, यूपी पॉलिटेक्निक, और आपको बता दें कि आईआरटी इंट्रेंस एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल 0.05 माइक्रो सेकेंड है तो उसकी आवृत्ति होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 × 10⁶ कंपन प्रति सेकेंड। आवृत्ति देखिए क्या होती है, आवृत्ति 1/, आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आवृत्ति बताना है 1/t यानी 1/0.05 गुणे कितना 10⁻⁻6। अब यहाँ से इसे हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 × 10⁻6 कंपन प्रति सेकेंड। अगला टॉपिक हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यांत्रिक तरंगों की चाल निर्भर करती है। ऑप्शन है माध्यम की प्रत्यास्थता पर, बी दिया माध्यम के घनत्व पर, और सी दिया माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर, और डी दिया तरंग की आवृत्ति पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व दोनों पर निर्भर करता है। वीडियो को इन तक देखना है आपको, वीडियो के एंड में आपको, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे वेब जो इसमें कुछ क्वेश्चन ऊपर छूट गए हैं जो कि आपको लास्ट में बताएंगे, ध्वनि से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन है 11 मिनट, बी दिया 60 मिनट, सी दिया 60 सेकेंड और डी दिया है 12 घंटे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12 घंटे। देखिए यह घड़ी वाली घड़ी है, इसमें आपको देखे होंगे कि यहाँ ऊपर 12 लिखा होता है, नीचे 6 होता है। ठीक, यह छोटी वाली सुई घंटे की होती है, यह यहाँ से चली और एक चक्कर अपनी पूरी जब करेगी
तो उस समय 12 घंटे का समय लेगी, यानी घंटे वाली सुई 12 घंटा चलेगी तो एक चक्कर पूरा यहाँ से गई थी तो यहाँ से आप वापस आ जाएगी। ठीक, तो 12 घंटा में एक चक्कर पूरा करे, यानी एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 घंटा। इससे मिनट वाली सुई और सेकेंड वाली सुई से भी प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, तो ध्यान देना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, सरल आवर्त गति में क्या स्थिर रहता है। ठीक, सरल आवर्ती गति में क्या स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आयाम। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां क्या है, सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी आवर्तकाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवर्तकाल, पीरियड टाइम। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 अंश सेंटीग्रेड पर ध्वनि के वेग का 1.5 गुना होता है। ऑप्शन ए है 136 अंश सेंटीग्रेड, बी 50 अंश सेंटीग्रेड, सी दिया 341.25 सेंटीग्रेड, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 341.25 सेंटीग्रेड। तो इसे याद रखना, लाइव चैट इनेबल है, आप लोग लाइव चैट करते रहिए। मैं सभी के लाइव चैट को पढ़ता हूँ, जिसका रिप्लाई मैं उचित समझूंगा ज़रूर दूंगा। ठीक, तो आप लोग लाइव चैट करते रहना। और आपको बता दें कि वीडियो कोई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर डेली अपडेट चीज़ और PDF वगैरह, टेलीग्राम पर टेस्ट वगैरह जो भी होता है आपको वहाँ मिल जाएगा, और जो भी जानकारी आपको चाहिए वहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक, आपको बता दें अगला क्वेश्चन 10वां क्या है, निम्नलिखित आवृत्ति वाली तरंगों में कौन सी तरंगें मनुष्य को सुनाई नहीं देगी। ऑप्शन ए 15 हर्ट्ज, बी है 250 हर्ट्ज, सी दिया 1000 हर्ट्ज और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 हर्ट्ज। आपको बता दें मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज ठीक तक ध्वनि को सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से कम को ध्वनि को नहीं सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाले भी को भी नहीं सुन सकता है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है 11वां कि ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है। ऑप्शन ए जल में, बी हवा में, सी स्टील में, डी दिया है निर्वात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्टील में। कभी कभी इस तरह से प्रश्न ऑप्शन बना देता है कि ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, फिर सी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ठोसों में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। ठीक, अभी आपको वीडियो के लास्ट में ध्वनि के बारे में और जो भी जानकारी आपको छूट गई सारी बात बताई जाएगी। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है, स्टील में। जल, हवा, निर्वात और स्टील में सबसे अधिक किस में होती है, स्टील में। ठोसों में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है और डी दिया 4.9 सेकेंड हो जाता है। सरल लोलक की अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा बी बढ़ता है। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर 2π√L/g, यानी कि सबको अगर कांस्टेंट करें तो टी जो है √L के समानुपाती हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। सरल लोलक की लंबाई बढ़ाने पर बढ़ जाएगी, थोड़ी सी बढ़ेगी लेकिन बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है जब ध्वनि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो बदलता है। ऑप्शन ए तरंग दैर्घ्य, बी आवृत्ति, सी आयाम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्घ्य। जब ध्वनि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो तरंग दैर्घ्य और चाल बदल जाती है और आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है। ठीक, फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो तो गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन है उच्चतम, बी दिया 0, सी अपरिवर्तित और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0। ठीक, ध्यान देना आपको क्या, सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर होगा तो गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी माध्यम में चलने वाली दो यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति का अनुपात 3:4, इन तरंगों में तरंग दैर्घ्य का अनुपात और आवर्तकालों का अनुपात बताना है। तो सीधी बात, तो आवृत्ति उल्टा होती है तो 4-3 दिया तो 4-3, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी या और या तो दोनों नहीं होंगे। आवर्तकाल दिया है तो 4 दिया है तो 4-3 होगी, जाहिर सी बात, जो कि ऑप्शन बी और सी और डी में मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4-3 और 4-3। ठीक, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है ठोस एवं गैस में, बी है ठोस एवं द्रव में, सी दिया गैस और द्रव में और डी दिया है ठोस द्रव गैस में। तो आपसे थोड़ी सी क्षमा चाहते हैं कि टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस में उत्पन्न होती हैं और द्रव की सतह पर, अभी बताया था हमने द्रव की
सतह पर। तो आपको बता दें ठोस में और द्रव की सतह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन से कोई नहीं मिल रहा है। तो आपको याद रखना है कि अनुप्रस्थ तरंगें ठोस एवं द्रव की सतह पर उत्पन्न होती हैं। ठीक, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाता है। ऑप्शन ए अधिक, बी कम, सी पहले जैसा और डी है दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिक। वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि का वेग पहले से बढ़ जाता है। ठीक, सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, तो आप लोग नोट करते रहें या स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का आयतन कम हो, बी क्षेत्रफल कम हो, सी क्षेत्रफल अधिक हो, डी दिया आयतन अधिक हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रफल अधिक हो। प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। ठीक, 18वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, बी घट जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा। त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान घट जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घड़ी की सुइयों की गति होती है। ऑप्शन है दोलनिक गति, बी है आवर्ती गति और सी दिया सरल आवर्ती गति, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या, जब एक ही पथ पर अपनी गति को बार बार कोई दोहराता है तो उसकी गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं, जो कि शुरू में बताया गया आवर्ती गति। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सरल आवर्ती गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता जाता है तो उसका आवर्तकाल शून्य हो जाएगा, बी नहीं बदलेगा, डी सी बढ़ जाएगा और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा पूछा गया है, वैसावा दृश्य प्रकाश की आवृत्ति की कोटि होती है। ऑप्शन 10 की पावर 15 हर्ट्ज, बी दिया 10 की पावर 10 हर्ट्ज और सी दिया 10 की पावर 6 हर्ट्ज और डी दिया 10 की पावर 4 हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 की पावर 15 हर्ट्ज। याद रखना 10 की पावर 15 हर्ट्ज दृश्य प्रकाश की आवृत्ति होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा का कारण है उनकी तरंगदैर्घ्य, बी दिया आवृत्ति, सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की ऊर्जा का कारण उनकी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। ठीक, विद्युत चुम्बकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इस बात को भी ध्यान दे रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दैशिक संकेतों के लिए प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है पराश्रव्य तरंगे, बी दिया अपश्रव्य तरंगे, सी दिया अश्रव्य तरंगे और डी दिया अप्रगामी तरंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पराश्रव्य तरंगे। ठीक, इसको ध्यान देना है। और श्रव्य तरंग क्या होती है, आपको बता दें कि जो हम सुन सकते हैं उसे श्रव्य कहते हैं। जैसे 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज से कम अपश्रव्य होती है और पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्वरित्र की आवृत्ति 250 कंपन पर सेकेंड है, स्वरित्र से उत्पन्न तरंग का आवर्तकाल होगा। ऑप्शन है 0.40 सेकेंड, बी दिया 0.004 सेकेंड और सी दिया 2.50 सेकेंड, डी दिया 0.04 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.004 सेकेंड। यानी कि अब एन बराबर 1/T, तो टी बराबर 1/N यहाँ 1/250 कर लेंगे और इससे हल कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा इसका राइट आंसर। तो अब हम थोड़ी सी बात कर लें ध्वनि के बारे में। तो यहाँ तक वीडियो जो जितने लोग देख लिए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन जो बहुत हाईलाइटेड प्रश्न थे, जो आपको इस चैप्टर से बहुत बार आ चुके हैं पेपर में। तो अब चलते हैं हम लोग थोड़ी सी ध्वनि के संदर्भ में बात करें। कि बता दें आपको ध्वनि से संबंधित कुछ बातें पढ़ेंगे। वायु में जलवाष्प बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। वायु में जलवाष्प बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, 1 अंश सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग 0.6 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। इस बात को भी ध्यान देना आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डी होती है। ठीक, अब आपको बता दें ध्वनि की चाल जो है v बराबर √E/d, जहाँ E क्या है, माध्यम की प्रत्यास्थता है। अतः बता दें आप, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जबकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। ठीक,
अच्छा, अगला प्रश्न आपसे क्या बन सकता है ध्वनि से? ध्वनि की चाल जो है गैसों में सबसे कम, द्रवों में उससे अधिक, ठोसों में सबसे अधिक होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? 0 सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड, जल में 1460 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में 5100 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये था हमारा ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइव चैट इनेबल, आप सभी लोगों के लाइव चैट पढ़ा जा रहा है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो पर बनाऊं या लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक। और आपको बता दें कि सुबह में आपको डेली लाइव टेस्ट मिल जाता है। आप लोग डेली पॉलिटेक्निक और IRT का लाइव टेस्ट दे सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ से आपको डेली अपडेट करते रहें। ठीक। तो आपको पूरी इस चैनल पर पूरी जानकारी, आपको पॉलिटेक्निक IRT की पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो आप सभी लोगों को से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं कल। धन्यवाद, तब तक के लिए थैंक यू।